Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. तो हम लोग देखो लास्ट टाइम कूलम्स लॉ स्टार्ट किए थे, उसमें मीडियम का इफेक्ट देख रहे थे ना, तो उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखो अभी लास्ट टाइम क्या देख लिया था कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2 और वो फ्री स्पेस में रखे ना, फ्री स्पेस में रखे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा यार, ये तुम लोग का डेमो टेस्ट सबका सही से हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आई? एक दो लोगों को Please. ठीक है, तो आप सब समझ गए हो ना? अभी संडे से स्टार्ट कर लें फिर वीकली टेस्ट। अभी कुछ लैग हो रहा है क्या? आज तो यार कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर संडे से स्टार्ट करते हैं ना। तो इस संडे फिर से वही ऑप्टिक्स और मैथ का जो टेस्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो होना था। केमिस्ट्री भी रख दे क्या? फिजिक्स मैथ का डिसाइड हुआ था, तीनों सब्जेक्ट का रख देते हैं। और केम में टॉपिक क्या डिसाइड हुआ था? मैथ फिजिक्स का तो सेम होगा जो लास्ट वीक हुआ था, सॉलिड स्टेट का। ठीक है, सॉलिड स्टेट का रख देते हैं ना। पहले कौन सा हुआ था? काइनेटिक्स हुआ था, सॉलिड स्टेट? टॉपिक पूछ रहा हूँ, टॉपिक पहले कौन सा हुआ? ठीक है, सॉलिड स्टेट का ही रख देता हूँ ना फिर। यार गैप नहीं रखेंगे तो थोड़ा तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी एक साथ इतनी देर तक देने में? क्योंकि कुछ लोग तो कंप्यूटर पे देते हैं, कुछ लोग मोबाइल वगैरह पे देते हैं। ठीक है, फिर लगातार रख देंगे। मेनली ये था, मोबाइल वालों को थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए किया था। ठीक है, ओके। वैसे एक्चुअल में होना तो एक साथ ही चाहिए, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, फिर अब मैं नोटिस डलवा देता हूँ ना। फिजिक्स में ऑप्टिक्स, मैथ में कौन सा टॉपिक था? लिमिट्स था ना टेस्ट का लास्ट टाइम, हाँ। और केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो देखो अब हम लोग ये आगे करते हैं। और देखो एक चीज और था अभी, थोड़ा सा मैं क्लास का अपना टाइम बढ़ाऊंगा अभी। डेली मैं आधा घंटा एक्सटेंड करूंगा ना, मतलब 2 to 4 अब क्लास लूंगा। तो अब अभी कुछ मिस नहीं हुआ है भाई। तो अब डेली पहले से माइंड सेट रखना ना, 2 to 4 ही क्लास रहेगी अपनी अब। हाँ, आज भी एक्सटेंड करूंगा ना। हाँ, आज से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आएगा। तो देखो हम लोग अब, हाँ आपको देखो नोट करना है, क्योंकि एक्चुअली उसमें वन नोट से पढ़ाने में यार वो ये स्पॉटलाइट नहीं मिलती ना, तो मेरे को समझाने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं इससे ही पढ़ाऊंगा ना, तो नोट करते चलो। ठीक है, अब चलो देखो इधर। देखो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 हैं,
और वो फ्री स्पेस में रखे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम इन चार्जेस को किसी मीडियम में डाल देते हैं ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों सेम चीज होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो वहां पे फोर्स कितना आएगा, तो देखो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो मीडियम की परमिटिविटी वहां पे कितनी हो जाएगी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ना, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लैग वैग कुछ आ रहा है क्या भाई? अबे तुम लोग बेकार ही में माहौल बनाते रहते हो। चलो देखो फिर, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, मान लो मीडियम में जो फोर्स है उसको एफ डैश अगर बोले, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, जिस मीडियम में हम रखे उसका एप्सिलॉन लेंगे ना, इंटू Q1 Q2/r²। ये एफ डैश क्या है, नेट फोर्स ऑन Q1 या Q2, कोई भी एक चार्ज पे ये नेट फोर्स है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम को हम क्या लिख सकते हैं ना, एप्सिलॉन एम को हम यहाँ से लिख देंगे के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब के को हम अलग कर लें अगर, तो ये एफ डैश जो होगा वो आ जाएगा 1/k इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। नमन अभी बस रिवाइज करा रहा हूँ यार, जो लास्ट टाइम पढ़ाया था, कुछ नया नहीं सिखाया है। तो ये कितना आ गया, F/k। मतलब जब हम कोई फ्री स्पेस में रख रहे हैं तब फोर्स अगर F लग रहा है, और बाद में हम मीडियम चेंज कर दे रहे हैं, डिस्टेंस वगैरह कुछ भी मैंने चेंज नहीं की ना, डिस्टेंस अब भी उतनी है, r डिस्टेंस पे रखे हैं, बस मीडियम चेंज हो गया, तो फोर्स k के फैक्टर से चेंज हो गया। तो इसलिए मैंने k को कैसे डिफाइन किया था, k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये वो फैक्टर है जिससे फोर्स दो चार्जेस के बीच में चेंज हो जाएगा जब चार्जेस को हम मीडियम में डालेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी वाले फैक्टर से फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है। फ्री स्पेस में हमने इसकी वैल्यू देख ली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, और कोई और मीडियम होगा तो वहां केज कितना है उतने फैक्टर से उसको चेंज करा लेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहां तक किया था। ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ सर। और हर बार आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, या तो रिलेटिव परमिटिविटी दी जाएगी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना। मीडियम की परमिटिविटी बार बार आप उतना बड़े एक्सप्रेशन नहीं याद रख सकते ना, ये आराम से याद रखा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन एम निकाल के डालना रहता है। अब हमें नेक्स्ट देखना है, इसको यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो यार जिसको भी वीडियो चाहिए होगा कोई लेक्चर का, तो व्हाट्सएप पे बताओ ना, मैं ग्रुप पे सेंड नहीं करूंगा अभी। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, सपोज दो चार्जेस हैं, उनको हमने एक दो थ्रेड से ऐसे अटैच किया और एक ही पॉइंट से सस्पेंड किया। मान लो ये Q1 Q2 ऐसे दो चार्जेस थे, और ये दोनों मान लो आइडेंटिकल चार्ज हैं ना, ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज लिए, मतलब दोनों आइडेंटिकल मास है ना, जिन पे चार्जेस कुछ Q1 Q2 हैं, और इनकी
डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ जो स्फीयर है वो कुछ मान लो सिग्मा है। नोट कर लो भाई जल्दी। मैं नोट्स देखो भेजूंगा, लेकिन वही है ना, बीच में लाइट वगैरह जाती है कई बार, तो ये बंद हो जाता है। तो हाँ, ज्यादा बेटर सौरभ वही है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा ये सब केवल रिवीजन है ना, ये पिछली बार मैंने लिखाया हुआ था। तो देखो डेंसिटी ऑफ यहाँ पे स्फीयर कुछ सिग्मा है। अब अगर मैंने दोनों को चार्जेस दे दिए कुछ Q1 Q2, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे सीधे तो नहीं सस्पेंडेड रहेंगे, रिपल्सन की वजह से कुछ ऐसे जाके रुकेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच में कुछ एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक है। अब अगर मान लो हम ये पूरा सिस्टम किसी लिक्विड में डाल देते हैं, मान लो हमने एक पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डाल देते हैं, जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स कुछ रो है। तो ये देखा गया कि जो एंगल बिटवीन ये थ्रेड है, एंगल बिटवीन जो स्ट्रिंग है फाई, वो अब भी थीटा ही आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें बताना है k की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड रो। इन पे अब भी वही चार्ज है Q1 Q2 ना। क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज स्फीयर जब एयर में थे, सस्पेंड किए गए थे एक ही पॉइंट से, तब उनके बीच का एंगल थीटा था। फिर ये होल अरेंजमेंट को एक लिक्विड में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो भी इसके बीच का एंगल जो है वो चेंज नहीं करता, वो अब भी थीटा है। तो हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड रो। सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आज भी कुछ लोग अभी भी प्राइवेट चैट कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ाने के टाइम कोई प्राइवेट चैट नहीं देख पाऊंगा। जो भी हो इस टाइप के, या तो ग्रुप पे पूछो, और इस क्लास से रिलेटेड है तो पब्लिक चैट करो। संडे को है भाई, अभी बताया ना, संडे को है, ग्रुप पे अभी नोटिस डलवाऊंगा। टाइमली ज्वाइन करो, हम लोग स्टार्टिंग में यही तो डिस्कस कर रहे थे, टेस्ट वगैरह। पीसीएम तीनों का टेस्ट है ना। सॉलिड स्टेट है ना, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट है। हाँ, तो जो जो आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, के इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा
के की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर आ रही है सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो वो सॉल्व करने के लिए हम क्या सोचेंगे, हम पहले इस सिचुएशन में फोर्स बैलेंस करेंगे, थीटा निकालेंगे। फिर इस सिचुएशन में फोर्स बैलेंस करेंगे, उसमें भी थीटा आएगा, और उन दोनों को यूज करके के की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लो अभी इन दोनों के बीच में रिपल्सन वाला फोर्स एफ है ना, दोनों चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो मान लो रिपल्सन का फोर्स एफ है, नीचे को फोर्स कितना लग रहा होगा एम जी, और इधर को टेंशन कुछ टी होगा। अगर मैं इसको ऊपर एक्सटेंड कर लूं तो ये एंगल कितना आएगा θ/2। ये क्लियर है ना? अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हाफ एंगल हो जाएगा ना, θ/2 θ/2। तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल, ये भी θ/2 आ जाएगा। अब t का कंपोनेंट ले लूँ, इधर आ जाएगा t cos θ/2 और इधर आ जाएगा t sin θ/2। फिर फोर्स बैलेंस कर दूंगा t cos θ/2 mg से और t sin θ/2 f से। तो ये क्या क्या आ जाएगा, इधर हो गया t cos θ/2 और इधर आ जाएगा t sin θ/2। तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो हम लिख सकते हैं t sin θ/2 बराबर हो जाएगा f के, और t cos θ/2 बराबर हो जाएगा mg के। सही है। तो इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, tan θ/2 बराबर f अपॉन mg। ये एक इक्वेशन हो गई। mg को हम देखो क्या लिख सकते हैं, mg को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर उसका वॉल्यूम मान लो v है स्फीयर का, तो v इंटू सिग्मा इंटू जी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में देखें अगर, तो जब हमने इसको इसमें डाला होल अरेंजमेंट को, तो ये एंगल चेंज नहीं हुआ। एंगल चेंज नहीं हुआ मतलब बीच की डिस्टेंस चेंज हुई क्या? क्या बोल रहे हो, चेंज हुई क्या? अबे हाँ ना, कुछ बोलोगे तुम लोग? नहीं। चेंज नहीं हुई ना। अब अगर ये चेंज नहीं हुई है तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितने अमाउंट से चेंज हुआ होगा? पहले अगर इनके बीच में एफ फोर्स था, तो अभी इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा चार्ज के रिपल्सन की वजह से? एफ बाई के ना, के वाले मीडियम में डालेंगे तो फोर्स के फैक्टर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब फोर्स आ जाएगा इधर को एफ बाय के। सेम वे में इधर भी आ जाएगा एफ बाय के। नीचे को अब भी mg लग रहा होगा, ऊपर को अब बॉयंट फोर्स और आ जाएगा, और साथ में इधर को टेंशन। अब ये टेंशन कुछ चेंज हो चुका होगा ना, मान लो ये कुछ टी डैश है। फिर से हम कंपोनेंट करें, ये एंगल अब भी वही आएगा θ/2। तो t का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ऊपर को t डैश cos θ/2, और इधर को कितना आ जाएगा t डैश sin θ/2। फोर्सेस बैलेंस कर दो ना, ये वर्टिकल वाला ये दोनों फोर्स b प्लस टी डैश cos θ/2, ये हम mg से बैलेंस कर देंगे, और f बाई के को t डैश sin θ/2 कर रहा होगा बैलेंस। तो अब ये लिख सकते हैं t डैश sin θ/2, ये बराबर हो जाएगा f बाय के ना। ये एक इक्वेशन हो गई, और दूसरी t डैश cos θ/2 प्लस बॉयंट फोर्स। अबे प्रथमेश, अभी शुरू में रिवाइज कराया था तो क्या समझाया था? अभी फर्स्ट स्लाइड में क्या समझाया कि अगर एयर में है, सेम डिस्टेंस पे है और फोर्स एफ लग रहा है, तो सेम डिस्टेंस रखते हुए मीडियम चेंज हो गया तो फोर्स कितना आ जाएगा, एफ बाई के। तो वही चीज यहाँ पे की गई है ना, पहले एयर में थे तो कुछ फोर्स इनमें एफ है, बाद में के वाले मीडियम में आ गया, डिस्टेंस सेम है तो फोर्स हो गया एफ बाई के। अब ये बराबर हो जाएगा एम जी के। फिर अगर हम बॉयंट फोर्स को दूसरे साइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, टी डैश cos θ/2 बराबर हो जाएगा, m की वैल्यू डाल दो, m कितना हो जाएगा v इंटू सिग्मा, बॉयंट फोर्स हो जाएगा v रो जी। तो हम इसको लिख सकते हैं v इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी।
इक्वेशन इसको 1 मान लो, ये सेकंड, ये मान लो थर्ड है ना, ये मान लो फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ है, और ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है। अबे अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा? इस यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना आएगा? θ/2। तो ये भी कितना आएगा? ये tan θ/2 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, tan θ/2 इक्वल टू F/mg। m को क्या लिखेंगे? स्फीयर का मास कितना बोलोगे? उसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बोलोगे ना। तने समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं? अब आप क्या करो, इक्वेशन 4 और 5 डिवाइड कर दो ना। इक्वेशन 4 ये वाली इक्वेशन और ये 5 डिवाइड करो, तो फिर से t डैश कट जाएगा, इधर आ जाएगा tan θ/2, और इधर आ जाएगा F/k, और ये पूरा टर्म। तो ये कितना हो जा रहा है? इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 कर दिया, तो ये हो जाएगा tan θ/2 इक्वल टू F/k v सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ये मान लो इक्वेशन 6 है। अब इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड लिखा है ना, ये थर्ड इक्वेशन, और सिक्स इक्वेशन से हम लोग tan θ/2 की वैल्यू इक्वेट कर देंगे ना। तो इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 6 से हम बोल सकते हैं F/v सिग्मा जी बराबर होगा F/k v सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो v g और f कट जाएगा, तो इससे k इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस रो। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आया क्या क्या किया मैंने? और मीडियम के इफेक्ट को कैसे लेना है ना, मीडियम के इफेक्ट को कैसे लेना है, अगर मीडियम आएगा तो जैसे एयर में निकालते तो वैसे ही निकालेंगे, बस k के फैक्टर से फोर्स कम हो जाएगा। नोट कर लो, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लिया करो फटाफट, फिर बाद में आराम से लिखते रहो। ठीक है, चलें आगे। तो देखो, हमने अभी मीडियम का इफेक्ट देख लिया ना। मीडियम के इफेक्ट में हमने क्या समझा कि जब भी मीडियम आएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, नेट फोर्स, लेकिन दो चार्ज के बीच का फोर्स जो है वो सेम रहेगा ना। कई बार हमें नॉर्मली तो नेट फोर्स निकालना पड़ता है। अबे स्क्रीन प्रिंट होता है आदित्य, स्क्रीन प्रिंट कर और एक जगह सबको कॉपी कर पेस्ट करता जा। उसमें देख एक बटन होगा, हाँ, और वो स्क्रीन प्रिंट करने का मतलब कॉपी हो गया, फिर उसको कहीं पेस्ट करते जाना, नहीं तो सेव नहीं होगा। आजकल तो नॉर्मल स्क्रीन प्रिंट का ही एक बटन होता है, विन विन भी कुछ नहीं दबाना पड़ता। तो तो हम लोगों ने देखा कि दो चार्ज के बीच का फोर्स मीडियम के आने की वजह से चेंज नहीं करता है, लेकिन नेट फोर्स चेंज कर जाता है। हमें नॉर्मली तो यही निकालना रहेगा कि जब हमने दो चार्ज कोई मीडियम में रखे तो नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो हर बार हम लोग नीचे के लगा के बताएंगे। अगर पूछा जाएगा कि दो चार्ज के बीच का फोर्स बताइए, तब हम लोग नॉर्मल वाला बताएंगे जो एयर में लगते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
विस्कोसिटी होगी तो विस्कोसिटी का जो इफेक्ट पड़ा है वो आप लगा दोगे। विस्कोसिटी अलग इफेक्ट है ना, वो तो रहेगा ही। अगर कोई चार्ज पार्टिकल विस्कस लिक्विड में मूव कर रहा है तो विस्कस फोर्स अलग से लगाओ। अब देखो हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स देखे थे। तो उसमें लास्ट के दो प्रॉपर्टी थे, इफेक्ट ऑफ मीडियम और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हमने अभी इफेक्ट ऑफ मीडियम देख लिया ना, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, ये वही सेम चीज है जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना। ग्रेविटेशन में भी ये आया हुआ है एक बार। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो मास एक दूसरे पे कुछ एफ फोर्स लगा रहे हैं और एक तीसरा मास वहां पे आ जाए, तो पहले दो मास के बीच का जो फोर्स होगा वो चेंज नहीं करेगा। एक तो ये पॉइंट पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, और दूसरा पॉइंट क्या था कि नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू ऑल द प्रेजेंट पार्टिकल्स। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है ना, कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, ये एक दूसरे पे मान लो कुछ F1 फोर्स लगा रहे हैं या F फोर्स लगा रहे हैं, मान लो उसको ऐसे लिख देते हैं ना, F12 और ये F21, और एक तीसरा पार्टिकल लेके आ गया Q3। तो Q3 के आने की वजह से एक और फोर्स इस पे लगेगा, लेकिन इनका फोर्स चेंज नहीं करेगा, और इसके फोर्स लगने की वजह से नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब फोर्स क्या लगने लगा, मान लो इधर को कुछ अब लग रहा है F13 और इधर लग रहा है F31। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में दो पॉइंट होते थे। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल will not change due to presence of any third particle। और दूसरा पॉइंट ये रहता था कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन एनी charge particle will be vector। हाँ आदित्य, अभी जब तक पार्टिकल फिक्स होगा, ये किसी इंस्टेंट पे बात हो रही है ना, अगर आप छोड़ दोगे तो सब भागेंगे ना, तो आर चेंज होता रहेगा। ये किसी इंस्टेंट पे सब बातें चल रही हैं। वेक्टर सम ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नोट करो। सबको क्लियर? ये एकदम सेम चीज है जो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, वहां बस मास होता था, यहाँ पे चार्ज आ गए। स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। अब
ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हुए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास कोई प्रथमेश, हाँ, ये जिस इंस्टेंट का डायग्राम है, अगर पार्टिकल फ्री टू मूव है तो अगले इंस्टेंट पे वो मूव कर जाएंगे तो फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। ये किसी इंस्टेंट की बात हो रही है। मान लो 3 चार्ज पार्टिकल हैं, Q, -Q और 2Q, एक ऐसे ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं ना, इनके बीच की ये डिस्टेंस कुछ R है। तो हमें बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल B, पार्टिकल C। तो ये देखो एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने मास के टाइम में किया था। तो अब मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट डिस्कस कर ले रहे हैं ना, सबको पता है कि क्या करना है। यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, हमें जैसे बी पे नेट फोर्स निकालना है ना, ये सब अपनी अपनी जगह फिक्स है ना। हमें केवल यहाँ पे क्या देखना है कि इस पर इन दोनों की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स देखना है। तो हम क्या करेंगे, ए वाला क्या करेगा, ए वाला बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, और सी वाला बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ निगेटिव चार्ज है और ए और सी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो इधर को कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो मान लेते हैं कुछ F1 है, और एक इधर को फोर्स लग रहा होगा, वो मान लो कुछ F2 है। तो पार्ट 1 कर रहे हैं अभी हम लोग। तो F1 की वैल्यू कितनी बोलेंगे, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना, डायरेक्शन हम अलग से देख ले रहे हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितनी बोलेंगे, K, अबे वेक्टर 3D आने तो दो, 2D में ही 3D शुरू हो गए तुम। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो अगर हम इसको कुछ F बोल दें तो इसको कितना बोलेंगे, 2F ना। यहाँ पर एक तरह से इसको हम बोल देंगे F और ये हो जाएगा 2F। तो F और 2F का नेट चाहिए, और F और 2F के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इनका नेट ले लेंगे, ये नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5F, फिर F की वैल्यू डाल देंगे। K मतलब वही 1/4πε0 ना, कुछ नहीं दिया है तो जो भी मीडियम होगा उसको लेते हुए 1/4πε। अगर नहीं मेंशन है तो हम नॉर्मली फ्री स्पेस लेके सॉल्व कर देते हैं। सेम वे में हम लोग पार्ट सी कर, सेकेंड पार्ट कर लेंगे। सी पे नेट फोर्स, सी पे जब करेंगे, हाँ बस वेक्टर समेशन है भाई। तो हम इसमें क्या करेंगे, सी पे जब देखेंगे तो बी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा F2 फोर्स से, और ए जो होगा वो रिपेल कर रहा होगा ना इधर को, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना ए और सी, तो वो रिपेल हो रहा होगा। तो इधर को F2 लग रहा होगा, और ये वाला जो होगा इधर को फोर्स, वो कुछ हमने मान लिया F3 है, और ये एंगल 45 है। तो हमारा दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हो गया, 135। F2 की वैल्यू हमने देखी हुई है, ये कितना आया था 2F। F3 की वैल्यू लिख दें, F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F3 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में √2R का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। हाँ, ऊपर नीचे 2 आएगा, वो 2 कट जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अगर हम इसको F बोलें, ये हमारा कितना है 2F। अब हमारे पास दो फोर्स हैं F और 2F के, जिनके बीच में एंगल कितना है 135। तो फिर से इनका नेट फोर्स निकाल लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 45 ना। तो ये कट होकर के √2 हो गया। अबे सुजल, अच्छा ये माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस कॉस 135 है ना, तो -1/√2। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, F तो कॉमन हो जाएगा, हर जगह F स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 4 - 2√2। तो टोटल आ गया फाइनल F × 5 - 2√2, और F की वैल्यू कितनी है, KQ²/R²। ठीक है, सबको क्लियर है? जब भी कोई फोर्स पे नेट फोर्स, कोई चार्ज पे नेट फोर्स निकालना होगा, तो हर एक चार्ज की वजह से फोर्स लिखेंगे और उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, देखो यहाँ पे लास्ट टाइम में भी मैंने बोला था, जो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसमें क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना, स्केलर फॉर्म है। यहाँ हम डायरेक्शन अलग से रखेंगे ना, यहाँ पे केवल डायरेक्शन जो होगा वो तो हम अलग से बना लेंगे, और फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के टाइम में आपको साइन नहीं डालना है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने में साइन क्यों लगाओगे, आप खुद ही सोचो। डायरेक्शन अलग से देख लिया, अब यहाँ साइन बना के क्या मिलेगा आपको? मृणाल समझ आया क्या बोल रहा हूँ? नमन जल्दी, ये वाला बोल रहे हैं। मृणाल अनम्यूट करो, मैंने परमिशन दे रखा है, अनम्यूट करो। सर हाँ सर वो बी पर चार्ज माइनस क्यू है ना, हाँ, वो माइनस किया, तो फिर बताओ अब क्या किया जाए? तो F1 की वैल्यू -F लिखेंगे क्या? F1 मतलब आप क्या लिख रहे हो? वो फर्स्ट वाला बी। हाँ वो तो मैं समझ गया, F1 मतलब आप क्या लिख रहे हो ये बताओ। नहीं नहीं, आपने वो F1 लिखा है ना, हाँ वो मैं तेरा तो क्वेश्चन समझ गया, तू मेरा आंसर कर। F1 मतलब आप क्या लिखना चाह रहे हो? फोर्स लिखना चाह रहे हो, मैग्नीट्यूड, या उसको डायरेक्शन भी देना चाह रहे हो वहां पर? फोर्स। केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हो ना, डायरेक्शन आप अलग से एरो हाँ बना लिया ना, कि हाँ, आपको पता है कि ये वाला बी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो डायरेक्शन यहाँ बना लिया। अब आप F1 लिख करके क्या बताना चाह रहे हो, मैग्नीट्यूड। तो अच्छा वो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है क्या सिर्फ? हाँ ये जो है ये सब तो केवल मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन हम यहाँ देख करके नेट निकालेंगे। तो हाँ मैग्नीट्यूड में सर। साइन डाल के कोई मतलब ही नहीं है। सर अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ समझा। सर वो F3 है ना, उसके ऊपर 2Q है, उसके ऊपर क्या लिखा है? ये एंगल लिखा है ना, ये जो एंगल है ये नहीं, उसके 45 है। ऊपर। हाँ 45 है क्या? हाँ ये ओके, 45 डिग्री। थैंक यू। सर वो वाला F3 अपोजिट वेक्टर में दिखाया है ना? अपोजिट वेक्टर मतलब जैसे ए वाला सी को रिपेल मतलब करेगा ना, सी पे ऐसे लगेगा, और हाँ, ए उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ए पे इधर को लग रहा होगा। हाँ ठीक है सर, समझा। हम जब सी पे देख रहे हैं तो केवल सी पे फोर्सेस दिखाया हुआ है ना। हाँ सर। सर हेलो,
हाँ, वो जो माइनस क्यू है वो डायरेक्शन है क्या माइनस? चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? क्यू माइनस क्यू बी पर चार्ज जो आपने माइनस क्यू लिखा है ना, हाँ, वो माइनस तो क्या है? चार्ज बी पे माइनस क्यू है क्या? चार्ज क्यू पे, ये बी पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, तो ये माइनस हाँ क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, तू ऐसा पूछ रही है? हाँ किसका डायरेक्शन बताएगा? सर, चार्ज क्या है, स्केलर है वेक्टर है? ये बता ना भाई, चार्ज क्या है, स्केलर है वेक्टर है? स्केलर स्केलर है ना, तो माइनस प्लस तो बस उसके स्केलर टाइप है। बता रहा है ना, नाम बताया था ना कि माइनस प्लस उसके नाम है, निगेटिव हाँ प्लस क्यू या माइनस क्यू, डायरेक्शन थोड़ी बता रहे हैं। हाँ माइनस सर, की वजह से आपको फोर्स का डायरेक्शन समझ आएगा ना। हाँ यार डाउट पूछने के लिए पहले एक बार मेरे से पूछा तो करो, सब अनम्यूट कर करके पूछे जा रहे हो, ऐसे कैसे मैं क्लास ले पाऊंगा? पहले हैंड रेज करो, जब मैं बोलूं तभी अनम्यूट करो। अब देखो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, Q और 2Q ना, Q और 2Q, और मान लो ये कुछ R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो हमें बताना है कि इन Q और 2Q, यार देखो किसने अनम्यूट कर रखा है, आवाज आ रही है। अबे श्यामल चवन, क्या चल रहा है? चवन भाई, कहाँ खोए हुए हो? बोलने का भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब देखो भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो चार्ज हैं Q और 2Q, ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और ये फ्री टू मूव है ना, ये मूव कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि हम यहाँ पर कहाँ पे एक तीसरा चार्ज रख दें, और वो कितने मैग्नीट्यूड का रख दें, सो दैट कि ऑल द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या है? वेयर अ थर्ड चार्ज should be placed so that all the three charge will be in equilibrium. अमन, ये दोनों जो अभी मूव कर सकते हैं, इनको जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग मूव कर सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पे रीजन भी बना देते हैं, इस क्यू के लेफ्ट वाला जो रीजन है उसको रीजन 1 बोलते हैं, क्यू और 2Q के बीच वाले रीजन को रीजन 2, और इधर को रीजन 3। तो किस रीजन में तीसरा चार्ज आना चाहिए, पहले तो ये सोचो, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ना। ये मान लो रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, और ये रीजन 3 है। और चार्ज का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज रखना चाहिए या निगेटिव चार्ज? हाँ, सेकेंड रीजन में आएगा
और नेगेटिव होगा, और उसकी वैल्यू बतानी है फिर। सॉल्व करूं? अबे आदित्य, गिरा गिरा के मारूंगा। इक्विलिब्रियम मतलब नहीं समझ रहा है तो कैसे काम चलेगा? इक्विलिब्रियम अपन ने वर्क पावर के टाइम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कोई बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चलता रहेगा। यहाँ पे टॉर्क का कोई चक्कर नहीं है, फोर्स जीरो करना है। आदित्य समझ आया इक्विलिब्रियम मतलब? सेकेंड रीजन में होगा, निगेटिव होगा, ये तो बहुत पहले ही सबने बोल दिया था। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना था। हाँ सही लग रहा है। चलो अब चेक करता हूँ ना। देखो यहाँ पर ये दो चार्ज हैं, तो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि उस पे फोर्स जीरो हो? तो आप सबसे पहले तो ऐसे सोचोगे कि अगर मैं फर्स्ट रीजन में चार्ज रखता हूँ तो उस पे फोर्स जीरो हो सकता है क्या? अगर मैं फर्स्ट रीजन में कोई चार्ज रखूंगा तो उसको पॉजिटिव क्यू ये वाला उसको रिपेल करेगा, और ये वाला पॉजिटिव क्यू है वो भी रिपेल करेगा, तो नेट वो रिपेल ही होगा ना। तो फर्स्ट रीजन में पॉसिबल नहीं है। सेम वे में अगर मैं इधर रखता हूँ तो भी क्या होगा? ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, टू क्यू वो भी रिपेल करेगा, और क्यू भी पॉजिटिव वो भी रिपेल करेगा। नेगेटिव लूंगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो कोई भी कंडीशन में फर्स्ट और थर्ड में फोर्स बैलेंस नहीं हो सकते। यहाँ रखूंगा तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो इधर वाला इस साइड रिपेल करेगा टू क्यू वाला, और क्यू वाला राइट साइड रिपेल करेगा, तो फोर्सेस अपोजिट है तो यहाँ बैलेंस हो सकता है। निगेटिव रखूंगा तो दोनों अपनी अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे भी बैलेंस हो सकता है। मतलब बीच में ही पॉसिबल है। अब वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो अगर मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज रख दिया, अगर मैंने मान लो यहाँ पर Q रखा हुआ है, यहाँ पे 2Q रखा हुआ है, इसको मान लो A बोल देते हैं, इसको B। अब मान लो पॉइंट C पर हमें चार्ज रखना है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ प्लस वाला चार्ज रख दूंगा तो प्लस रखने से फिर क्या होगा? ये C वाला चार्ज B को रिपेल करेगा, A भी B को रिपेल करेगा, तो फिर इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। इस पे नेट जीरो कब हो पाएगा? अगर A वाला B को रिपेल कर रहा है तो यहाँ जो C पे रखे वो अट्रैक्ट करे, तो वो कब होगा? जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो। ये बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ? जो भी चार्ज होगा वो सेकेंड रीजन में रखना है और वो निगेटिव होना चाहिए, तभी तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए ना, केवल इसका इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए ना। तीनों का इक्विलिब्रियम कब हो पाएगा? सबको चमका भाई मैं क्या बोल रहा हूँ?
यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने कुछ मान ली कि कुछ कैपिटल क्यू है, मान लो वो निकालना है। इसको ए पे जो रखा है उसको मान लेते हैं Q1 है, और बी पे जो रखा है वो Q2 है, और Q3 हमें निकालना है। इसको Q3 लिख देते हैं, Q3 हमें निकालना है। हाँ प्रथमेश, हाँ। अब देखो हमें मान लो ये Q3 A से R1 डिस्टेंस पे और B से R2 डिस्टेंस पर है, तो Q3 पे फोर्स 0 कब होगा? एक चीज देखो ये याद रखो, अगर 3 चार्जेस दिए हैं और बोला जाए तीनों पे फोर्स 0 चाहिए ना, हमें क्या बोला गया? सो दैट ऑल द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 चाहिए। तो उस सिचुएशन में कोई भी 2 पे नेट फोर्स 0 होगा तो तीसरे पे अपने आप हो जाएगा, तो 2 पे फोर्स 0 कर लेना है ना। तो पहले हम इस पे फोर्स 0 करते हैं, Q3 पे। Q3 पे फोर्स 0 कैसे करेंगे? A वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, B वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, एक फोर्स इधर को लग रहा होगा कुछ F1 और एक इधर को लग रहा होगा F2, और F1 और F2 इक्वल होने चाहिए, तभी Q3 इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम यहाँ पे बोल देंगे F1 बराबर होगा F2, तो इससे क्या होगा? Q3 जो होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आदित्य अगर इक्वली रिपेल होंगे तो उस टाइम पर, अभी समझाया ना यार, अगर यहाँ प्लस वाला रख दोगे तो इक्वली रिपेल होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, बट ये बैलेंस नहीं होगा। तो ये दोनों मिलके इसको रिपेल करेंगे तो ये भाग जाएगा। तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए ना। यहाँ नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा बी को और ए वाला रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा। अब देखो F1 बराबर F2, F1 की वैल्यू डाल दो। F1 की वैल्यू कितनी डालोगे? K Q1 अभी मैं सिंबल में लिख रहा हूँ, Q3 अपॉन में R1 स्क्वायर बराबर F2 की जगह K Q2 Q3 बाय R2 स्क्वायर। तो Q3 कॉमन होके कट जाएगा, K कट जाएगा, तो इससे हमारा आ जाएगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इक्वल टू Q1 बाई Q2। मतलब R1 R2 किस रेशियो में आएंगे? रूट Q1 अपॉन रूट Q2 में ना। अगर दो चार्जेज हैं तो उनके बीच में कहां पे तीसरा चार्ज रखें कि फोर्स इक्विलिब्रियम है? तो जितना बड़ा चार्ज होगा उससे डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी ना, अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तब जाकर के वो फोर्स बैलेंस हो पाएगा। ये बात समझ आ रही है? R1 R2 उनके Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे R1 R2 का रेशियो कितना आ जाएगा? एक Q है दूसरा 2Q है, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2, और R1 R2 का सम कितना हो रखा है? टोटल डिस्टेंस R है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 की वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 के सामने का रेशियो मतलब 1 अपॉन में सम ऑफ रेशियो इंटू R1 R2 का सम ना, ऐसे R1 R2 हम लोग निकाल लेंगे। अभी देखो हमने R1 R2 निकाला ना, हमें पोजीशन मिल गया कि कहां पे हमें तीसरा चार्ज रखना है। प्रथमेश पूरा हो जाने दे फिर देखते हैं ना डाउट। हमें ये समझ आ गया कि तीसरा चार्ज कहां पे रखेंगे। अब हमें ये भी देखना है कि तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमने देखा कि अगर मैं इस पे फोर्स बैलेंस करूंगा तो Q3 नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो कट जाएगा, तो मतलब कोई और पे फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे तो तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए ना। अब इसका इक्विलिब्रियम कब आएगा? ये वाला इसको क्या कर रहा है? इधर रिपेल कर रहा है ना, तो ये इसको क्या करना चाहिए? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए ना, निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा? 2Q पे इधर को एक लग रहा होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और इधर एक लग रहा होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू C।
एफ बी सी का मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। यहाँ पे सी मान लो पॉइंट ले लिया है ना, सी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज लिया है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम लोग अगर Q2 का फोर्स बैलेंस करेंगे ना, अब Q2 को इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं। Q2 का इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब फोर्स ऑन B ड्यू टू A बराबर होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू C। तो ये कितना हो जाएगा? K B पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है? 2Q ना, और A पे कितना है? Q। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना, डिस्टेंस हमने अलग से लिख दिया है। अपॉन में FBC, FBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K 2Q इंटू Q3 अपॉन में R2 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें Q3 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ आ जाएगा R2 अपॉन में R का स्क्वायर इंटू Q। R2 अपॉन R की वैल्यू आप यहाँ से डाल सकते हो ना, ये आपने निकाल रखी है यहाँ पर R2 अपॉन R की वैल्यू, तो ये डाल दो, Q3 आ जाएगा। ये बात सबको समझ आई? मेरे को देखो, मैंने इस पे फोर्स बैलेंस कर लिया, इस पे बैलेंस कर लिया। अगर दो इक्विलिब्रियम में तो वहां तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में है। ये बात समझाऊं? अगर दो इक्विलिब्रियम में तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में है। नोट करो, ये भी समझा देता हूं ना। वेदांत अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं ना, ट्रायंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता इक्विलिब्रियम। सबने नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब देखो, हमें एक चीज ये समझ आ गई कि कहीं पे भी जब इक्विलिब्रियम होगा, तीन चार्जेस का इक्विलिब्रियम में चार्ज का नेचर हमेशा कैसा होगा? अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो बीच में माइनस होगा ना। साइड साइड में लाइक चार्ज आएगा और बीच में अपोजिट चार्ज आएगा, तभी ये तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। अगर यहाँ साइड साइड में निगेटिव होगा तो बीच में पॉजिटिव हो जाएगा। तीन चार्ज का इक्विलिब्रियम कब बन पाएगा? जब साइड साइड में लाइक चार्जेज हो और बीच में अनलाइक चार्ज हो। अब एक प्रॉब्लम ऐसे ही और करो। अब यहाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, R2 की वैल्यू डाल देना, Q3 आ जाएगा। और Q3 का ये मैग्नीट्यूड निकाल लेना, साइन पता है माइनस में है। अब मान लो मैंने अब ऐसा कुछ दे दिया आपको, एक कोई प्लस Q चार्ज है और एक कोई माइनस Q चार्ज है, और ये R डिस्टेंस पे रखे हैं। हाँ प्रथमेश, हाँ वही बात चल रही है। ये एडमिन पहले नाम बता तू अपना कौन है, फिर तेरा आंसर करता हूँ। अनम्यूट करके नाम बता एक बार।
हेलो, अबे बोलोगे? अच्छा, अनम्यूट करके नाम बताया, ऐसे विश्वास नहीं कर सकता तू सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। बाबू है पक्का? सुजल? एडमिन, अगर अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो तू पहले अनम्यूट करके नाम बताएगा तभी हो पाएगा। अबे सुजल, तू बेकार में उसको फंसा रहा है, वो नहीं है। चलो देखो भाई, तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया Q और एक निगेटिव चार्ज लिया -2Q, और इनके बीच में R डिस्टेंस है। अब अगर हमें यहाँ पूछा जाए कि तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रखें, सो दैट ऑल द चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, और कितने मैग्नीट्यूड का रखें। सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम मतलब सारे चार्ज। यहाँ पे रीजन बता देता हूँ, ये मान लो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में श्रेया, अनम्यूट करके एक बार अनम्यूट कर तो एक बार। श्रेया, कैसे बोल रही है थर्ड में और पॉजिटिव? प्रतीक, तू आजा भाई। प्रतीक, अनम्यूट कर। प्रतीक कहाँ गया भाई तू? थर्ड में पॉजिटिव नहीं चलेगा? थर्ड में पॉजिटिव, वही तो हम लोग को डिस्कस करना है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखूंगा तो ये वाला उसको क्या करेगा, 2Q वाला? अट्रैक्ट करेगा, और उस और साइड को भी ये अट्रैक्ट हो रहा है। और ये देखो, यहाँ जो उसको रखा है उसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पर, अच्छा, हाँ समझा और वो समझा। दूर से कम मैग्नीट्यूड वाला वो रिपेल कर पकड़े। रहा है। हाँ तो -2। बट सर हाँ, फर्स्ट रीजन में भी तो माइनस रख सकते हैं ना? तो मैंने कब बोला नहीं रख सकते? मैं तो थर्ड का बता रहा हूँ कि थर्ड में नहीं रख सकते। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप चार्ज ऐसे रखोगे, तो अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है और उसके पास में आप रख दोगे कोई चार्ज, तो वो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, डिस्टेंस भी कम, तो उसका फोर्स दूसरा बैलेंस कर पाएगा ना। ये वाला दूर हो गया ना, अगर आप यहाँ रखोगे, ये ऑलरेडी कम मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस भी बढ़ गई, तो इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड बैलेंस ही नहीं होगा। डायरेक्शन वाइज ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बैलेंस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो कि दो चार्जेज अगर दिए हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड के,
तो हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड के क्लोज आप नहीं रख सकते चार्ज को, थर्ड चार्ज को, नहीं तो फोर्स बैलेंस ही नहीं हो सकता। मतलब हमें कहाँ रखना पड़ेगा, फर्स्ट रीजन में। अब फर्स्ट में रखोगे तो फिर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, यहाँ रखना है तो साइड साइड वाले चार्ज कैसे होने चाहिए, निगेटिव, और बीच में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ना। तो हम क्या बोलेंगे फिर यहाँ पर, इस साइड में हम बोलेंगे कि कोई तीसरा चार्ज रखेंगे, Q3 मान लो, ये मान लो हमारा Q1 है और ये मान लो कुछ Q2 है। तो Q3 तो वहां पर होगा कुछ, और इसकी डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, ये कुछ मान लो x डिस्टेंस मान लिया यहाँ से। अजीम क्या बोल रहा है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे। जब हम Q3 पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो x आ जाएगा, फिर इनमें से कोई एक पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो Q3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, Q3 का भी हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं ना, Q3 का इक्विलिब्रियम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 की वजह से फोर्स जो लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू Q1 बराबर कर देंगे फोर्स ड्यू टू Q2। Q1 की वजह से फोर्स कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये बराबर कर देंगे K Q1 Q2 अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर। K और Q कट गया, Q3 भी कट गया, तो हमारा आ जाएगा R प्लस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 2। एक्स यहाँ देखो एक मैग्नीट्यूड है ना, तो उसके लिए ये प्लस वाला ही साइन लेंगे ना, प्लस अंडर रूट, माइनस अंडर रूट नहीं। तो यहां से आ जाएगा अब R प्लस एक्स इक्वल टू √2x। तो R इक्वल टू आया √2 माइनस 1 इंटू एक्स, तो x आ जाएगा R ओवर √2 माइनस 1। तो हमें अब डिस्टेंस पता चल गई। अब अगर हमें Q3 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोई एक पे फोर्स जीरो कर देंगे। यार ये बताने को रह गया कि दो पे फोर्स जीरो है तो तीसरे पे अपने आप जीरो है। तो एक काम करो, ये पहले खुद से प्रूव करो तुम लोग कि अगर दो पे फोर्स जीरो है तो तीसरे पे अपने आप जीरो है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं प्रूव कर दूंगा ना। आप एक बार पहले सोचो, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए आराम से। हाँ प्रतीक, हाँ। अब मान लो हम लोग Q1 पे फोर्स अगर बैलेंस कर दें ना, अगर हम Q1 पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो फोर्स ड्यू टू Q3 वो अट्रैक्ट हो रहा होगा, Q3 क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और Q2 भी अट्रैक्ट करेगा Q1 को। तो ऐसे बैलेंस कर देंगे, इनकी वैल्यू डाल दो। ये सबको क्लियर है ना, Q3 जो Q1 को होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, Q1 पे बात चल रही है, और Q2 निगेटिव है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ डाल दो K Q1 Q3 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 दोनों जगह से कट गया, Q3 चाहिए हमें। Q3 का साइन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना, x की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ डाल देंगे तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी। और हमने अब समझ लिया है कि जब भी ऐसे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि तीन चार्ज का पेयर का इक्विलिब्रियम, तीन चार्ज का इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल है, जब अनलाइक लाइक चार्जेस साइड साइड में और बीच में अनलाइक चार्ज हो। और हमेशा जब हम तीसरा चार्ज रखेंगे तो कम मैग्नीट्यूड वाले साइड में ऐसा पेयर बनाएंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, कभी भी ज्यादा मैग्नीट्यूड के पास नहीं रखना रहेगा। ठीक है, जल्दी नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट लो बस जल्दी से।
अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है वो सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना। जब 3D वाले प्रॉब्लम आएंगे, जैसे पहले ही अब ज्ञान बांट चुके हैं एडमिन जो एक करके है, कि जब 3D वाले प्रॉब्लम होंगे तो वहां पे हम लोग हमेशा वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। अबे तुम बता नहीं रहे हो नाम यार, ये एडमिन करके कौन है? तुम्हारा डाउट भी नहीं तुमने क्लियर कराया। नोट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, बस ये है कि बीच में कई बार क्या होता है वो लाइट वाइट जाती है तो ये गायब हो जाता है। अगर सब लास्ट तक सही चला तो मैं ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगा। देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ और फिर प्राइवेट चैट। मैंने बोला है ना प्राइवेट चैट का कोई आंसर नहीं करूंगा। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो दो चार्जेस हैं QA QB, और ये हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर के सब कुछ डिराइव करेंगे वेक्टर फॉर्म। अगर वो नेगेटिव होगा तो आप साइन नेगेटिव डाल दोगे, वो खुद ही हो जाएगा सॉल्व। तो अभी हम जो भी यहाँ डिराइव करेंगे पॉजिटिव लेके डिराइव करेंगे। मान लो A का पोजीशन वेक्टर है कुछ RA और B का पोजीशन वेक्टर है कुछ RB। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A कुछ ऐसे लग रहा होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन B ड्यू टू A, और इधर लग रहा होगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अभी हम लोग फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालना चाह रहे हैं ना। FBA मतलब यहाँ होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ऐसे FAB मतलब वो क्या होगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और ये मान लो बीच की डिस्टेंस कुछ R है ना, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो हम लोग देखो ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन देखो हम यहाँ जो भी डिराइव करेंगे पॉजिटिव चार्ज लेकर के फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं हमेशा ना। और अगर उसमें निगेटिव चार्ज आएगा तो आप साइन निगेटिव में डाल दोगे, तो वो खुद ही डायरेक्शन वगैरह वो हैंडल हो जाएगा। हमेशा हम डिराइव कैसा करेंगे, पॉजिटिव लेकर के। अब मुझे पूरा करने दो, मैं लास्ट में सब लिख दूंगा ना कि कैसे क्या साइन डालना रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगा, A वाला B को ऐसे रिपेल कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में ले लेंगे। तो मतलब डायरेक्शन के साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू A K QA QB अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, A से B का जो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। अब AB वेक्टर, AB कैप हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि RA वेक्टर प्लस AB वेक्टर मिलके क्या होगा, RB वेक्टर। RA प्लस
ए बी वेक्टर बराबर होगा आर बी वेक्टर। तो इसका मतलब ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो ए बी कैप फिर कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये सारी चीजें हम डाल देते हैं यहाँ पे वैल्यू ना, ए बी कैप की ये वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये कितना आ जाएगा, के क्यू ए क्यू बी अपॉन में ए बी का यहाँ आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए बी वेक्टर का मॉड, ए बी वेक्टर का मॉड। ए बी कैप मतलब क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी का मॉड। वैल्यू डाल दो, ए बी वेक्टर की हम क्या लिख सकते हैं ना, ए बी वेक्टर की हम क्या लिख सकते हैं, आर बी माइनस आर ए ना लिख देंगे, यहाँ उसका मॉड। कौन आ गया भाई, आदित्य क्या दिक्कत हुई तुझे, आदित्य अजीब अजीब प्राणी है भाई ये। तो ये कितना हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए ना, कुछ देखो ये ऐसे आ गया। मतलब देखो फाइनल एक्सप्रेशन कैसे बन के आ रहा है कि अगर हमें फोर्स ऑन बी चाहिए ड्यू टू ए, तो हमारा क्या आ जाएगा, के क्यू ए क्यू बी अपॉन में, पहले देखो बी है ना, एफ बी ए यहाँ निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे एफ बी ए निकाल रहे हैं, पहले बी आ रहा है तो यहाँ पे भी पहले बी आएगा ना। तो ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए का क्यूब इंटू आर बी माइनस आर ए। आप चाहे तो ऐसे फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो उस टाइम पर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन के साथ लिख लो। इसमें कुछ समझाने का और है, कोई डाउट है? ये सब चीजें सेम ग्रेविटेशन में कर चुके हैं ना, वहां पे फोर्स अपोजिट आता था, यहाँ पे ए से बी वेक्टर की तरफ आ रहा है। इसमें क्यू ए क्यू बी को, इसमें क्यू ए क्यू बी को हम लोग डायरेक्शन के वो साइन के साथ डालेंगे हमेशा ना, यहाँ पर क्यू ए क्यू बी जो होगा ये विथ साइन डालना है। विथ साइन डालने से क्या होगा, अगर दोनों प्लस होंगे तो रिपल्सन का फोर्स होगा तो इधर को आएगा, अगर दोनों माइनस हुए तो भी रिपल्सन होगा तो भी इधर आएगा, अगर एक प्लस एक माइनस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे फिर माइनस का टर्म बनेगा, माइनस का टर्म बनेगा तो ये इधर हो जाएगा। नोट कर लो भाई।
हो गया? तो जहां पे भी 3D वाले प्रॉब्लम आएंगे वहां पे हम ये ऐसे वेक्टर फॉर्म यूज कर लिया करेंगे ना। फिर जैसे ग्रेविटेशन में एक प्रॉब्लम किया था उसी टाइप का एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मान लो हमने कुछ चार्जेस रख दिए, एक प्लस क्यू यहाँ रख दिया, एक माइनस 2Q यहाँ रख दिया, एक कुछ प्लस क्यू यहाँ रख दिया और यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया। ए बी सी डी। हमें बताना है कि नेट फोर्स ऑन डी कितना हो रहा होगा। ना यहाँ पे हमें क्या निकालना है, और ये मान लो जो क्यूब है उसकी एज लेंथ आर है ना। आर्यन जल्दी लिखो भाई। तो अब इसमें चार्ज डी पर नेट फोर्स निकालो। अबे अथर प्राइवेट चैट क्यों कर रहा है, पब्लिक चैट में डाल। हाँ आर्यन, टाइम दिया हुआ है ना सॉल्व करने के लिए। अबे आदित्य कहाँ जाना है तुझे 3:30 पर? कोरोना काल में तो कहाँ जाएगा तू बाहर। अबे कितने आलसी हो गए हो बे तुम लोग घर में रह रह के।
अच्छा ठीक है भाई, चलो फिर तो भाई ये तो रीजनेबल, मतलब सही है रीजन, तो चलेगा। अबे अभी कहाँ से बाय बाय करने लगे, 3:30 तो होने दो। हाँ 3:30 पे छोड़ दूंगा, पर 3:30 तक तो रुको। वैसे ये बात भी सही है, राज ने सही पॉइंट उठाया कि जिनको दिक्कत है वो लास्ट के आधे घंटे का रिकॉर्डिंग देख लो। जिनको दिक्कत है वो चले जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग ले लेना मेरे से। चलो हम लोग ये सॉल्व करते हैं, हम लोग 4 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। जिनका दिक्कत रहेगा वो लास्ट वाला रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो देखो अच्छो अब। हाँ राज, मैं तेरा मतलब समझ गया, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे और जिनको दिक्कत रहेगी वो आधे घंटे का रिकॉर्डिंग देखेंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे एक्सिस बना लेंगे। हम लोग देखो यहाँ पे एक्सिस बना लेंगे, इधर को मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ऊपर को मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है, और ये बाहर को मान लिया जेड एक्सिस है। हाँ ठीक है, कर दूंगा सर, कर दूंगा थरू। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे ना। कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो जो ए पे चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,0, और जो बी पे चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, r, 0,0। जो सी पे चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, भरत बकवास मत कर, मैं जितना लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी नोट कर लो बस। ये हो जाएगा 0, C का चार्ज r, और D का हो जाएगा r, अब सबके पोजीशन वेक्टर लिख दो। RA का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, 0। हाँ हाँ मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, चलो नोट करो तुम लोग। RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RI कैप। RC की वैल्यू हो जाएगी RJ कैप प्लस RK कैप, और RD की वैल्यू हो जाएगी RI कैप प्लस RJ कैप प्लस RK कैप। मैं कर रहा हूँ पूरा कैलकुलेशन, तुम लोग बस प्रॉब्लम पे फोकस करो। तो अब देखो हमने फोर्स ऑन, नेट फोर्स ऑन डी चाहिए ना, नेट फोर्स ऑन डी चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी ना, ऐसे कर लेंगे। फिर फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, तो के क्यू ए क्यू डी, क्यू ए कितना है, क्यू है, और क्यू डी कितना है, माइनस क्यू है, साइन के साथ डालना है ना। और पहले क्या है, डी है ना, तो आर डी माइनस आर ए लिखेंगे यहाँ पर, आर डी माइनस आर ए का मॉड का क्यूब, और यहाँ पे आर डी माइनस आर ए, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर। आर डी माइनस आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डी माइनस आर ए करोगे तो आर डी देख लो ये है ना, आर डी ये दिया हुआ है, आर ए 0 है,
तो मतलब यही आर डी बचेगा केवल यहाँ पर, वैल्यू डाल देते हैं ये, तो ये हो जाएगा आर आई कैप, आर जे कैप, आर के कैप, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड डालना है ना, आर डी माइनस आर ए का, तो आर डी का ही मैग्नीट्यूड नीचे आ पाएगा, तो ये हो जाएगा √3r का क्यूब, का इस क्यूब था ना, मॉड का क्यूब। ये सबको क्लियर है ना? एफ डी ए के कॉमन होके कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -k² एक r कॉमन होके कट जाएगा ना, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में 3√3r²। ना हमने फोर्स ऑन डी निकाल लिया ड्यू टू ए। फिर सेम वे में हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू डी क्यू बी ना, क्यू डी और क्यू बी, क्यू डी पे कितना है -q, और बी पे कितना चार्ज है, बी पे कितना चार्ज हो रखा है -2q, अपॉन में आर डी माइनस आर बी ना का मॉड का क्यूब। यहाँ क्लियर है ना? आर डी माइनस आर बी होगा ना, पहले डी है तो आर डी ना, तो आर डी माइनस आर बी करो, आर डी माइनस आर बी करोगे तो क्या होगा, ये आई कैप वाला टर्म कट जाएगा ना सब्ट्रैक्ट करने में, बस आर जे कैप प्लस आर के कैप बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, आज बस ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने दो, फिर नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना ना, आधा घंटा एक्सटेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा आर जे कैप प्लस आर के कैप का मॉड का क्यूब, और ऊपर बच जाएगा आर जे कैप प्लस आर के कैप। अबे ये तो कंप्लीट हो जाने दो भाई, तो ये हो जाएगा 2k q² अपॉन में नीचे आ जाएगा √2r आएगा ना नीचे मैग्नीट्यूड में, तो उसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 2√2r², ऊपर से r कॉमन हो गया है। अबे पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, तब भी तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। देखो एफ ऑन डी निकाल लिया ड्यू टू बी, एफ ऑन डी निकाल लिया ड्यू टू ए। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा था, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी चाहिए, तो उसमें क्या आएगा, आर डी माइनस आर सी का टर्म आएगा ना, आर डी माइनस आर सी, तो केवल नीचे क्या रह जाएगा, जे और के वाले टर्म कट जाएंगे, केवल आर आई वाला टर्म बचेगा। तो अब आगे का तो खुद ही कर ही लोगे, अब तुम लोग तो समझदार हो ही, तो अब ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसे ही हम लोग अब निकाल लेंगे फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। और एक बार सारा फोर्स आ गया तो नेट निकालना तो आसान है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ ऐड करके नेट निकाल लेंगे। तो नोट लिखाया हुआ है राज, अब फिर से नोट लिखाने की जरूरत नहीं है। तू लिख ले राज फिर से, अगर तुझे इलेक्ट्रो में अलग से नोट चाहिए तो लिख लो वहां पर। ठीक है बच्चों, अगर किसी को नोट लिखना होगा तो लिख लेना, 3D प्रॉब्लम में वेक्टर मेथड यूज करना है। तो हमारा अब देखो कूलम्स लॉ पूरा हो गया। अब हम लोग कूलम्स लॉ पे देखो, जो मैंने असाइनमेंट डाला हुआ है, अब उसमें से आज होमवर्क दे दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, सॉल्व कर मतलब स्टार्ट करेंगे।
यहाँ देखो हम सेम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, पहले फोर्स निकाला, अब फील्ड देखेंगे, फिर पोटेंशियल देखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे फिर बाद में केपलर लॉ वगैरह आ गया था, इसमें उसकी जगह कंडक्टर और कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब अच्छे से नोट कर लो, रिवाइज कर लो। मैं नोट सेव कर लेता हूँ, आज कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है तो नोट्स में भेज दूंगा। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ, अब वो तो आया ही नहीं, अब क्या करें उसका।